हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लास 8 सीखकर में, जहां आज आप के लिए मैं लेकर आया हूं रेट सीटेट जो साइंस एग्ज़ाम है उसका मॉडल पेपर 4, जिसमें 30% अपने साइंस से पूछे जाते हैं। टीचिंग मेथड सहित उन 30 प्रश्नों पर अपन चर्चा करने वाले। इससे पहले मैं 3 मॉडल पेपर उपलब्ध करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आप उन्हें देख सकते हैं, या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सारे रीट संबंधी वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती हैं? तो यहाँ पर अपन देखेंगे ओजोन परत जो उसका रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती है। तो ऑप्शन पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्यमान प्रकाश और पराबैंगनी और अवरक्त किरणें दोनों। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, चारों में से आप बताइए। बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ आपको, सोचिए। राइट, अगर आपने फर्स्ट सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, पराबैंगनी किरणें होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। दोस्तों, आप कमेंट्स में मेरे को बताया कीजिए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है, ताकि आपकी तैयारी का जो लेवल है उसका पता चल जाए। अगर आप नहीं भी बताते हो तो खुद को तो आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी बेटर है। इसलिए कहता हूँ पूरे क्वेश्चन जरूर देखा करो, और जो आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं ना, उनके पास वीडियो को शेयर किया करो, ताकि आपको पता चल सके उनकी तैयारी आपसे कितनी बेटर है या कम है। उनसे भी पूछा करो कितने सही होते हैं फिर। तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन, हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है? तो हेबर प्रक्रिया से अमोनिया निर्माण में निकाय, ऑप्शन देखिए, खुला निकाय, बंद निकाय, आवरण युक्त निकाय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से, कौन सा निकाय काम में लेते हैं हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में? बिल्कुल सही है। अगर आप 2 नंबर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बंद निकाय होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए फिर, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभक्त होना क्या कहलाता है? तो देखिए, ऑप्शन स्टार्क प्रभाव, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड जीमोन प्रभाव, थर्ड रमन प्रभाव और चौथा ऑप्शन दे रखा है कॉम्पटन प्रभाव। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभक्त होना जो कहलाता है वह कहलाता है जीमोन प्रभाव, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, AgI पीला है जबकि AgCl श्वेत है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण देखिए, ऑप्शन फर्स्ट, Ag के अंतिम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन है, Ag स्यूडो अक्रिय गैस विन्यास रखता है, I का विरूपण क्लोरीन से अपेक्षाकृत अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो AgI पीला है जबकि AgCl श्वेत है, क्योंकि इसका कारण क्या होगा? थर्ड, ये I का विपूरण जो है Cl यानी क्लोरीन से क्या है, अपेक्षाकृत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 125 नंबर, जब एक उदासीन परमाणु को ऋणायन में बदला जाता है तो क्या होता है? उसका आकार बढ़ता है, परमाणु क्रमांक घटता है, आकार घटता है या परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है? तो जब एक उदासीन परमाणु को ऋणायन में बदलते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका आकार जो होता है उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सत्य कथन बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपने, विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाएं अप्रभावित रहती है। सेकंड दे रखा है, गैसीय अणु रेखीय स्पेक्ट्रम प्रदान करते हैं। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, एनोड किरणों को नोडीय किरणें भी कहते हैं। और बोर का परमाणु प्रतिरूप बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु के लिए होता है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, सत्य कथन पूछा है तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। सत्य कथन कौन सा है? थर्ड, यानी एनोड किरणों को नोडीय किरणें भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, शल्य क्रिया करने से पूर्व रोगी को दी जाती है निश्चेतक, एंटीपायरेटिक दवा, एंटीसेप्टिक या दर्द निवारक दवाएं। तो क्या दिया जाता है उसे? निश्चेतक दिया जाता है, यानी कि एक तरह से बेहोशी या अंगों को सूना करने के लिए देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल भेजने हेतु भेजने वाले के पास प्राप्तकर्ता का होना आवश्यक है। क्या होना चाहिए? इनबॉक्स, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो उसके पास में क्या होना चाहिए? ईमेल एड्रेस होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 129 नंबर का, पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है? तो होती है दी ब्रोगली तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे। तो पदार्थ की जो तरंगे होती है ना, वह किस प्रकार की होती है? दी ब्रोगली तरंगे होती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 130 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, किसी संगीत समारोह हॉल की छतें साधारणतः क्या होती है? वक्र होती है। जैसे अपन देखते हैं हॉल व सिनेमा में भी अपन देखते हैं, तो वक्र होती है। क्या कारण होता है इसका? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि वे ध्वनि को श्रोतागण की तरफ परावर्तित करती है, वे शोर का अवशोषण कर सकती है, या बाहर से कोई अन्य ध्वनि वक्र छत से होकर प्रवेश नहीं कर सकती, उनसे हॉल में बेहतर वातावरण प्राप्त होता है। तो आप बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन? क्या होगा कि जो वक्र होती है छतें, वे क्या करती है? शोर का अवशोषण कर सकती है। यानी सेकंड ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 131 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रेशर कुकर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान, सेकंड ऑप्शन दाब के अनुप्रयोग द्वारा अनाज को और अधिक मृदु करना, थर्ड ऑप्शन दे रखा है दाब और ताप के अनुप्रयोग द्वारा अनाज को और अधिक मृदु करना, और चौथा ऑप्शन दे रखा है अनाज को अपेक्षाकृत अधिक समय के लिए भाप में रखना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा? अपना फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान करना। यानी कि अपन कहते हैं क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी कारण से प्रेशर कुकर में सब्जियां वगैरह वह जल्दी पक जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 132 नंबर का क्वेश्चन, कोई मोटर वाहन एक समान चाल से किसी वृत्त पर गतिमान है, तो वाहन का जो नेट त्वरण होगा वह क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट शून्य, वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र से बाहर की तरफ, या त्रिज्या के अनुलंब और वेग के अनुदिश से होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा वृत्त के केंद्र की ओर, यानी जो बी ऑप्शन है सेकंड, वह क्या होगा? इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, मूल रोम होते हैं, तो मूल रोम कैसे होते हैं? एक कोशिक व शाखित, दूसरा ऑप्शन दे रखा है एक कोशिक व अशाखित, थर्ड ऑप्शन दे रखा है बहुकोशिक व शाखित, और चौथा ऑप्शन दे रखा है बहुकोशिक व अशाखित। तो मूल रोम कैसे होते हैं? मूल रोम हमेशा एक कोशिक व अशाखित होते हैं। सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, बाज नेवले को खा जाता है, जो बाज होता है वह नेवले को खा जाता है तथा नेवला चूहे को खा जाता है, यह उदाहरण किससे संबंधित है? इकोलॉजी का क्वेश्चन है, और ध्यान रखना इकोलॉजी से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा आज तक रीट एग्जाम में, इसलिए ज़रूर इकोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो प्राथमिक उपभोक्ता से, द्वितीयक उपभोक्ता से, तृतीयक उपभोक्ता से, या विघटक जीवन धारी से। तो देखिए यहाँ पर बाज नेवले को खा जाता है तथा नेवला चूहे को खा जाता है, तो ये उदाहरण किससे संबंधित है? तो सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं कि उत्पादक क्या होता है। उत्पादक अपन ने देखा कि उत्पादक घास फूस वगैरह होते हैं, वह उसको खाता है, चूहे ने उनको खाया, वनस्पति को खाया, तो चूहा तो क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। चूहे को खाया नेवले ने, तो नेवला क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। और नेवले को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है, तो बाज क्या हो गया यहाँ पर? तृतीयक उपभोक्ता। तो ये किससे संबंधित है? तृतीयक उपभोक्ता से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर
50 किलोमीटर प्रति घंटे के सापेक्ष गति से आ रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की सापेक्ष गति से। इनमें से एक रेलगाड़ी का जो इंजन है ना वह 100 हर्ट्ज की आवृत्ति की सीटी बजाता है। तो रेलगाड़ियों के एक दूसरे को पार करने के बाद दूसरी रेलगाड़ी में एक यात्री द्वारा सुनी गई सीटी की आभासी आवृत्ति कितनी होगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्यूशन करते हैं सूत्र के द्वारा तो अपना जो आंसर आता है ना वह कौन सा आता है, इसका थर्ड ऑप्शन जो आता है वह क्या आता है, बिल्कुल सही आता है। आप सॉल्यूशन करके इसे देख सकते हो। 136 नंबर देखिए, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन देखिए, हाइगेंस, क्लार्क मैक्सवेल, सीवी रमन और मैक्स प्लांक, 4 ऑप्शन दे रखे। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया है, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, चलावयवता एक विशेष प्रकार की है, क्या है, त्रिविम समावयवता, श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता या स्थिति समावयवता। तो चलावयवता क्या होती है, चलावयवता एक क्रियात्मक समूह समावयवता है, यानी थर्ड ऑप्शन अपन कहेंगे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा HIV उपप्रकार यानी सब टाइप सर्वाधिक पाया जाता है, DEHC। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है CHIV, जो C होता है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक पुनरावृत्ति DNA इनमें देखा जाता है। तो टीलोमियर जो अंतःखंड होते हैं, सूक्ष्म अनुषंगी DNA, सेंट्रोमियर जिसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, या DNA की क्लोनिंग। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए कौन सा सही होगा। अत्यधिक पुनरावृत्ति DNA देखा जाता है, तो इनमें से अपन देखते हैं कि टीलोमियर में देखा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सूक्ष्म अनुषंगी DNA में भी देखा जाता है और सेंट्रोमियर में भी देखा जाता है, यानी कि A, B और C तीनों इसमें क्या होंगे, सही है। इस आधार पर अपना जो चौथा ऑप्शन है ना वह क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाए गए पदों को चुनना है। तो देखिए, आनुवंशिक दे रखे हैं, एक तरफ अमीनो अम्ल है, तो CGA के साथ में प्रोलीन है और AGG के साथ में क्या है, थ्रियोनिन, GAC के साथ एस्पार्टिक अम्ल और GCA के साथ क्या है, एलेनिन है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है, अपन देखेंगे जो AGG है, थ्रियोनिन सही है, GAC एस्पार्टिक अम्ल सही है, GC एलेनिन भी सही है। तो जो CGA के साथ प्रोलीन है ना वह क्या है, इसके अंदर है, गलत है, यह असत्य दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए 41, निम्नलिखित में से खेल विधि का गुण है, खेल विधि का गुण बताना है। तो फर्स्ट देखिए, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। देखिए इसमें अपन देखेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ना, उस फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है और खेल में बच्चे की स्वाभाविक रुचि होती है तथा वह खेल आत्म प्रेरणा से खेलता है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि यह विधि का गुण नहीं मान सकते हैं खेल विधि का। सेकंड कहता है कि इस विधि में शिक्षण खेल में करने से छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और उन्हें थकान का अनुभव होता है, ये भी नहीं है। और जो थर्ड है वह यह विधि करो और सीखो तथा अभ्यास की पूर्णता की ओर ले जाती है। तो यहाँ पर अपन मानेंगे कि यह भी सही है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बता रहा है, ये तीनों क्या है, सही है, तीनों विधियाँ सही है। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान का अध्ययन इतना सरल है कि इसमें मानसिक अनुशासन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। द स्टडी ऑफ साइंस इज सो इजी दैट इट एफर्ट्स नो रियल मेंटल डिसिप्लिन। तो यह परिभाषा किसकी है। तो ऑप्शन देखिए, हैमिल्टन, कोल्डवेल कुक, जॉन डीवी और BF स्किनर। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है,
तो ये दी गई है हैमिल्टन के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 143, शिक्षण पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन दे रखा है जॉन डीवी का है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। निम्न में से विज्ञान का उपयोग किसमें नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में, व्यवहारिक व व्यावसायिक मूल्यों के विकास में, नैतिक व बौद्धिक मूल्यों के विकास में, या तांत्रिक मूल्यों के विकास में। विज्ञान का उपयोग है किसमें नहीं है? तो सही ऑप्शन देखेंगे तांत्रिक मूल्यों के विकास में नहीं है। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्र दूरदर्शी व सूक्ष्मदर्शी की आकृतियों में अंतर स्पष्ट करता है। इससे वह कौन से उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है? अवबोध, ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति। तो वह कौन सा प्राप्त कर रहा है? अवबोध, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विज्ञान संबंधी आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य क्या कहलाता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, अनुप्रयोगात्मक या संवेगात्मक। तो वह होता है ज्ञानात्मक। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। किसने किया? हैमिल्टन ने, स्पेंसन, अरस्तु और ब्लूम। तो शिक्षण उद्देश्यों का जो क्रमिक वर्गीकरण किया गया है वह किया गया है ब्लूम के द्वारा। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? मुदालियर आयोग, माधवन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1956 और कोठारी आयोग 1966। तो विज्ञान शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो वह आयोग है कोठारी आयोग 1966 का गठन किया गया है। चौथा ऑप्शन सही है। सहसंबंध का मुख्य प्रकार कौन सा है? तो सहसंबंध का मुख्य प्रकार ऑप्शन फर्स्ट है शीर्षस्थ एकिक सहसंबंध। यह नहीं है। सहसंबंध का मुख्य प्रकार पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही है, शीर्षस्थ एकिक सहसंबंध है। फिर अनुप्रस्थीय रेखिक सहसंबंध ये भी है, पारस्परिक सहसंबंध भी है, यानी उपयुक्त सभी इसी के अंदर सही होगा। चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। यह कथन किसका है? जॉन डीवी, बाइनिंग एवं बाइनिंग, कॉर्टर विगुड और डब्ल्यू.सी. डेम्पियर। तो ये कथन किसका है? ये कथन है बाइनिंग एंड बाइनिंग का, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वह बिल्कुल इसके अंदर सही है। तो ये थे मोस्टली अपने 30 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे मॉडल पेपर की दृष्टि से साइंस में। तो कितने क्वेश्चन चाहिए कमेंट्स में बताइए और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।